तो कैसे हो सब लोग? आप लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। जब मैंने नया चैनल बनाया था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे रैंडम व्यूअर्स आएंगे मेरे पास। इतने सारे रैंडम व्यूज़ आएंगे। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तब भी। मतलब आ, मतलब 1000 भी नहीं है व्यूज़ तो, लेकिन तब भी मेरे लिए उतने ही बहुत ज़्यादा है। इट्स रियली ग्रेट, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मैं आपको एक कमेंट भी पढ़ के दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि लोग कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आई एम अ complete beginner and try hard to reach an experienced instructor who is normal, and I would love to learn from you. This is from AI with Sudarshan. थैंक यू वेरी मच AI with सुदर्शन। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये मेरी प्लेलिस्ट से आप लोग को, आप जैसे एंथुसियास्ट ह्यूमंस को सीखने को मिले बहुत कुछ मशीन लर्निंग के बारे में, और आप अपने आइडियाज़ भी इसके बाद रख पाओ। इट्स लाइक ए लैंग्वेज, राइट? और आप लैंग्वेज से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो। तो मशीन लर्निंग और हमारी जितनी भी ब्रांच है, सब्जेक्ट्स हैं, वो उसको भी हम एज अ लैंग्वेज ट्रीट करते हैं, ताकि हम उससे फिर हमारे भाव व्यक्त कर सकें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस फील्ड में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच AI with सुदर्शन। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग इट एंड लविंग इट। थैंक यू वेरी मच। तो चलो, बिना किसी देरी के हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं, जैसा मैंने आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताया था, कि आज हम बहुत ज़रूरी वीडियो है, और आज हम सीखेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, और अगर कुछ मेरे को बताना हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो आप लोग कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि क्या लेक्चर्स थोड़े हैवी हो रहे हैं, मतलब एक एक दो दो घंटे के जो मैं पर वीडियो डाल रहा हूँ, तो क्या ये हैवी है आप लोग के लिए? और क्योंकि ये मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ना बिगिनर फ्रेंडली रख रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा मैं मैथमेटिक्स को थ्रो भी नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा डेरिवेशंस थ्रो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम आएंगे उस चीज़ में, लेकिन जब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट फ्रेंडली बन जाए हमारे लिए तो आएंगे उसमें। तो थोड़ा सा आप लोग भी ये समझें कि ये सब्जेक्ट थोड़ा मैथमेटिकल टाइप है, और इसको थ्योरेटिकल समझाना इट्स रियली अ पेन फॉर अ लेक्चरर। तो या लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग में रखूँ, इसको ज़्यादा ज़्यादा कंसेप्चुलाइज रखूँ और आप लोग को समझाऊँ। ठीक है? बाकी डेफिनेशंस और नोट्स ये सब तो आपको भरा पड़ा है नेट में बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अगर अलग 3-4 PDF दे दूँगा तो आपका कुछ उद्धार हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं अगर आपको सोचने पे मजबूर नहीं कर सका जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके लिए, तो सही में फिर लाना था इतनी सारी वीडियोज़ में, राइट? तो हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। और मेरा आईपैड आप लोग को दिखेगा, शायद दिख गया होगा। ओके, तो अब आपको मेरा आईपैड एक्शन में दिखने वाला है। ओके, तो हम चालू करने वाले हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मई का महीना है हमारे मध्य प्रदेश में, तो नो डाउट यहाँ पे काफ़ी गर्मी है अभी तो, राइट? और अ, ऐसे में रहना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, इट्स वेरी ग्रेट। आई एम काइंड ऑफ एंजॉइंग दिस। अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में हम बात करते हैं। हमने देखे थे सुपरवाइज लर्निंग, राइट? तो सुपरवाइज लर्निंग में हम एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या था। सुपरवाइज लर्निंग में हमने देखे थे कि उसमें हमको लेबल की ज़रूरत पड़ रही थी, राइट? हमको वहाँ पे लेबल की ज़रूरत पड़ रही थी, का अर्थ है कि हमको वहाँ पे ऐसे डेटा की ज़रूरत पड़ रही थी जो हमको प्रिडिक्ट करना है इन फ्यूचर। जैसे कि आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आपकी पूरी दिनचर्या दी गई है, और उसमें ये भी दिया गया है क्या एक महीने बाद आपको फीवर आएगा कि नहीं आएगा, या कफ आएगा कि नहीं आएगा, कफ एंड फीवर आएगा कि नहीं। ठीक है? अब आपके मशीन लर्निंग मॉडल को यही प्रिडिक्ट करना है कि वेदर यू विल गेट कफ एंड फीवर आफ्टर 1 मंथ। तो देख रहे हो उस डेटा में ये ऑलरेडी है, मतलब प्रीवियस डेटा है इस चीज़ का, मतलब समवन हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट थिंग एंड फीड इट इनटू योर डेटा। नाउ मशीन लर्निंग मॉडल्स हैव टू recognize those patterns, those historic patterns from which the data set has formed and evaluated those labels. तो वो सुपरवाइज लर्निंग थी। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होगा? नाम से समझ में आ रहा, इससे अपोजिट। ऐसे डेटा होंगे, ऐसे डेटा सेट्स हैं जिसमें सुपरविजन नहीं है, जिसमें लेबल नहीं है। हमारे मॉडल्स को खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि डेटा में क्या डेटा में क्या प्रेडिक्ट करना है।
डेटा में कैसे क्लासीफाई करना है, क्या करना क्या है, क्लासीफाई करना भी है कि नहीं करना है। तो आज हम वही देखेंगे। मुझे लगता है आज का वीडियो काफ़ी भारी होने वाला है और बहुत बढ़िया होने वाला है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हम देखते हैं कि आपको सबसे पहले मैं थोड़ा फ्रेंडली कर देता हूँ इस टर्म से, ठीक है। तो आपको गूगल फोटो सबके पास होगा, राइट। तो गूगल फोटोज़ में हमने देखे थे कि जब वो सिमिलर काइंड ऑफ फोटोज़ को देख लेता है, पहचान लेता है, तो उसके बाद वो देखता है कि इसमें सेम फेसेस कौन से हैं। अगर आप अपनी पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ खिंचवाए हो बहुत सारे, आप मनाली गए हो, तो उसमें आप देखो वो अपने आपके फ्रेंड्स की फ़ोटो, आपकी फ़ोटो, और कभी कभार तो कोई स्ट्रेंजर्स की फ़ोटो भी रख लेता है वहाँ पे, पीपल नाम के टैब में, है ना। तो वो कैसे क्लस्टर बना रहा है, कैसे एक वो बना रहा है, एक बाउंड्री बना रहा है आपके बीच और आपके मित्र के बीच और वो अनजान इंसान के बीच, है ना। तो वो क्लस्टरिंग कर रहा है वहाँ पे। आपने तो बोले नहीं करने को, मतलब हमारे पास उसके पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं था इस चीज़ का, लेकिन वो कैसे कर रहा है, वो सिमिलर फीचर देख के कर रहा है वो क्लस्टरिंग, कि वो पूरे डेटा में सिमिलर फीचर ग्रैब कर रहा है और पैटर्न देख रहा है ना। तो इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग, कि जब हम हमारे डेटा पॉइंट्स में सिमिलर फीचर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड क्लस्टरिंग। और यही हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग का एक पार्ट है। मैं आपको फिर से मेरे वो अगली से नोट्स में ले जाता हूँ जो कि थोड़े लेंदी दिखते हैं। ओके, कैन यू सी दैट? हाँ, तो सॉरी, हाँ, तो ये देखो, ये क्लस्टरिंग जिसकी मैंने अभी बात की आपको, और मैंने जो यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखा हूँ कि ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर विदाउट लेबल्स। विदाउट लेबल्स इज अ वेरी मेन थिंग है, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ है, एक चीज़ नहीं है और है यहाँ पे। तो डायमेंशनैलिटी, यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा नहीं हूँ लेकिन है, एक है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। बहुत साइंटिफिक वर्ड लग रहा है कि यार ये कितना वो है, कितना हाई लेवल का वर्ड है, लेकिन नहीं, बहुत सिंपल बात है। जो जो उसके अंदर होने वाली बात है वो बहुत सिंपल है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब होता है हमको हमारे डेटा पॉइंट्स में जो नॉन इम्पॉर्टेंट कॉलम्स है हम उसको हटा देते हैं और सारे इंपॉर्टेंट कॉलम्स रखते हैं। तो आप कॉलम्स को, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में फीचर बोलता आया हूँ, अब उसको डायमेंशन बोल रहा हूँ कि हम वो डायमेंशंस रख रहे हैं और नॉन इम्पॉर्टेंट वाले को हटाते जा रहे हैं। तो जो सिंपल जो हमारा डेटा बचा वो एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है हमारे डेटा सेट का, वो जो बचा। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग का, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा भी है, रिमूविंग नंबर ऑफ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ फीचर्स वाइल प्रिजर्विंग द इंफॉर्मेशन। जैसे अगर कैट्स का डेटा सेट है और उसमें कैट्स की ब्रीड लिखी हुई है, आपने वो ब्रीड वाला ही कॉलम उड़ा दिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा डेटा सेट का, राइट। तो हाँ, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ऐसे होता है इस प्रकार कि वो नॉन इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ऐसे फीचर्स जिसका कोरिलेशन कम है, ठीक है, बाकी फीचर्स से, उनको हटा देता है। और ये एक तरीके का अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो ये हो गया आपका डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। एक होता है एनामोली डिटेक्शन। एनामोली डिटेक्शन यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो हमारे डेटा सेट में डेटा सेट की ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है। जैसे कि हमारा डेटा सेट है नंबर ऑफ डेज मैं जिम जा रहा हूँ, और उसमें से कुछ डेटा उस चीज़ के भी हैं कि मैं जिम के लिए घर से निकला तो हूँ लेकिन जिम नहीं गया, तो कहाँ गया, घूम रहा था। ये एनोमली है, ये आउटलायर है वो डेटा का। आउटलायर वो होते हैं जो डेटा का ट्रेंड पैटर्न फॉलो नहीं करते, राइट। तो डेटा में आउटलायर जो है उसको डिटेक्ट करना होता है एनोमली डिटेक्शन। जैसे कि आपके पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है बहुत सारा, और आपको उसमें से प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय है जो प्रोजेक्ट्स को नॉर्मली नहीं कर रहा है, या फिर आपके पास एम्प्लॉयज़ का डेटा, आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय है ही विल मोस्ट लाइकली टू रिजाइन। तो ये एक तरीके का एनोमली है आपके डेटा में, क्योंकि अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय है तो ज़रूरी नहीं है कि 100 एम्प्लॉय एक साथ रिजाइन कर दें, है ना। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन है, आपका डेटा सेट का ट्रेंड कभी नहीं हो सकता ये। तो इसलिए ये एनोमली के अंतर्गत आती है, ये जो मैंने बोला। बाकी आप जब डेटा साइंटिस्ट बनेंगे तो ये सब डेफिनेशंस आपको खुद से बनानी पड़ेगी कि सारे एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करेंगे कि नहीं। ये जो मैंने अभी बताया कि ऐसा आइडेंटिफायर बनाया, ये जो छोटे छोटे लॉजिक्स हैं आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दिस फील्ड इज़ वेरी क्रेजी फील्ड, क्योंकि अभी भी ये साइंटिफिक फेज, मतलब सॉरी रिसर्च फेज में है अपने। तो अगर आप अभी इसको पढ़ लेते हैं मशीन लर्निंग को, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा इससे, बहुत कुछ। तो जैसे कि जो नॉर्मली हम जब ओएस के ज़माने में थे 2000 या 2001 में थे, तो तब कंप्यूटर को लर्न करना एक अलग ही बात थी।
है ना। अभी के लोग कंप्यूटर लर्न करते हैं, इसका मतलब है कि वो उसने कैनवा सीख लिए, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लिए और विंडोज सीख लिए। लेकिन उस वक्त जब लोग याद करते थे, पढ़ते थे, कंप्यूटर का अध्ययन करते थे, तो वो अलग ही बात थी। तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते थे, फिर वो सीपीयू के अंदर की चीज़ें पढ़ते थे, आर्किटेक्चर, वहाँ पे एमएससी में आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता था, और वही थोड़ा सा डीप था। ओएस का बिल्ड समझते थे कि ओएस कैसे काम करता है, कर्नल कैसे काम करता है। क्योंकि जब कोई भी फील्ड अपने रिसर्च फेज में होती है ना, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ अनलर्न करने को भी मिलता है, जो कि वो लर्निंग टाइमलाइन को बहुत बढ़िया बना देता है। तो यू मे बी द लकीस्ट अमॉन्ग दोज जनरेशन हु विल बी बॉर्न आफ्टर लाइक 2050 और समथिंग, आई डोंट नो, या फिर उससे उसके बाद और कोई चीज़ आ जाए, एजी आ जाए, शिट। लेकिन अभी तो द फील्ड इज़ रियली क्रेजी, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब यू कैन डिसाइड डेफिनेशंस, यू कैन अनलर्न, यू कैन लर्न, दिस इज़ वेरी ग्रेट थिंग, या। तो वही, तो यू कैन डिसाइडेड what not examples can be formed from this, okay। तो मैंने जो भी examples बताया, they were not from any of my memory, I just interpolated it, okay। तो अब हम आते हैं हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग के क्लस्टरिंग वाले के, और उसको थोड़ा डीपली देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्लस्टरिंग, अभी जो मैंने आपको बताया कि ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर, इसमें आते हैं फिर 5 प्रकार, जिसमें से कुछ प्रकार इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ प्रकार जो इंपॉर्टेंट है आई लेट यू नो। जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्कियल क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन, गॉसियन मिक्सचर, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, ये सारे प्रकार है क्लस्टरिंग का। ये क्यों है? जब एक बार आपने क्लस्टरिंग इजाद कर दिया, फिर इतने सारे प्रकार क्यों हैं, इतने सारे एल्गोरिथम्स? अब मैं जहाँ भी एल्गोरिथम बोलूँगा, दिस इज़ नॉट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट दोज आर रूल बेस्ड, ठीक है, क्योंकि अब हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो ये सारे रूल बेस्ड नहीं होंगी, ज़रूरी नहीं है कि रूल बेस्ड होंगी, या हाइब्रिड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन बनाने की ज़रूरत है कि रूल बेस्ड क्या है। तो इसलिए बनाने से पहले आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि एआई में रूल बेस्ड क्या होता है, जो कि मैंने डे 0 में पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो अगर आप अभी रैंडमली ये इसको थंबनेल देख के क्लिक कर दिए हो, तो जल्दी वहाँ जाओ और पढ़ के आओ और फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो रूल बेस्ड सॉरी, तो एल्गोरिथम्स जो हैं इतने सारे बनाने की क्या ज़रूरत है, एक ही बना दो, छोड़ दो, नहीं। लेकिन हर एल्गोरिथम का यहाँ पे, हर मेथड का यहाँ पे अपना एक खुद का प्लस पॉइंट है और खुद का एक बैड पॉइंट है ना। जैसे हमारी फैमिली में जितने सारे लोग हैं, वहाँ पे कुछ कुछ काम करता है, कुछ काम करता है, किसी में कुछ गुड थिंग्स है, किसी में कुछ बैड थिंग्स है। सेम वैसे ही एल्गोरिथम्स में भी यहाँ पे भी वैसे ही है। जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग है, ये बहुत सिंपल क्लस्टरिंग की मेथड है। ये इतनी सिंपल क्लस्टरिंग की मेथड है कि आप इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस को इटरेटिवली निकालते हो सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में, और जब वो सेंट्रॉइड का रेट ऑफ चेंज कम हो जाता है, उसको आप बोलते हो कि हाँ ये। इसमें बैड थिंग क्या है कि इसमें आपको एल्बो मेथड यूज़ करना पड़ता है। आपको मतलब इसका मतलब है कि नंबर ऑफ क्लस्टर डिफाइन करना पड़ता है कि like if you are having any data set, so you have to decide or you have to assume or presume that how many number of cluster the data set should have, okay, or you should apply some preliminary methods like elbow method। हम elbow method कहते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, I'll tell you everything here, but मैं आपको बस एक बार वो फीलिंग दिलाना चाह रहा हूँ कि वो इंसान को भी मेरी बात पकड़ में आ जाए जिसने लाइफ में कभी क्लस्टरिंग वर्ड नहीं सुना होगा, और वो इंसान भी पकड़ ले जिसने हाँ क्लास में बैठे बैठे बन्नाटे में क्लस्टरिंग सुना होगा। तो मैं वो ट्रांजिशन में अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि यू गाइज विल नॉट फील एनी लॉस्ट, एंड मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई लॉस्ट फील हो, क्योंकि फिर मेरा मतलब ही क्या रहेगा जब मैं सिर्फ उन्हीं लोग को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ जो मेरी साइंटिफिक लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। देन व्हाट्स द यूज ऑफ मेकिंग दिस वीडियोस, राइट। यू कैन जस्ट गो ऑन विकिपीडिया एंड रीड दोस थिंग्स, ओके। चलो, तो के मीन्स क्लस्टरिंग को अब हम थोड़ा डीपली देखते हैं, और फिर उसके बाद हम दूसरी भी देखेंगे, राइट। चलिए, के मीन्स क्लस्टरिंग में जो के है वो नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। मीन्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि when you will calculate the centroid of those clusters, when you will calculate the centroid of k clusters, you will apply mean there, like for calculating you will apply any centroid and you will apply mean there, okay। तो कैसे करते हैं, हम आपको एक बार एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपको ये फैमिलियर लगता है कि नहीं, और नहीं लगता तो फिर हम और ट्राई करेंगे कुछ तरीक़ों से। मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से ऐसे डेटा सेट है, एक
रेड में है, एक ग्रीन में, ठीक है। आपको सिंपल बहुत नॉर्मली दिख रहा है कि दो क्लस्टर बनेंगे और एक रेड होगा एक ब्लू होगा, है ना। मान लो कि अभी डेटा सेट को हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। कि मान लो ये जो डेटा सेट है वो सी जी पी है, अरे एक तरफ, जो कॉलेज का सी जी पी होता है वो है। और ये जो जा रहा है टाइमलाइन, मान लेते हैं ये आई क्यू का है, कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो ये आई क्यू का मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो बच्चा है हरे कलर का, इसका आई क्यू 90% लोगों से ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, अब जो रेड कलर है और ग्रीन कलर है, ठीक है। तो रेड कलर वाला है, उनकी प्लेसमेंट, रेड कलर वालों की प्लेसमेंट मान लेते हैं नहीं हुई है, और ग्रीन वालों की हो गई है। ग्रीन मतलब ग्रीन लाइट आपकी हो गई है प्लेसमेंट, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये इसको क्लस्टरिंग करना है, मतलब अगर ये डेटा पॉइंट है और आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट प्लेस्ड, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्लस्टरिंग करना होगा, क्योंकि ये डेटा एक तरीके से स्कैटर्ड है और स्कैटर प्लॉट है। तो आप कैसे करेंगे? आप के मीन्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हम दो मानेंगे कि हम जब सबसे पहले देख पा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ दो क्लस्टर्स हैं। तो यहाँ पे के क्या होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मत बोलना कि अच्छा फिर नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे फाइंड करेगा कोई, तो कैसे फाइंड करेगा इफ़ द डेटा सेट इज़ रियली नॉट एबल टू गिव यू नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कैसे फाइंड करेगा? मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी सब बताऊंगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखो और मैं जो बता रहा हूँ सुनो, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से चालू कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि उसको दो क्लस्टर से लेके फिर आपको बताऊँ, डिटेक्ट करना सिखाऊँ कि हाउ वी विल राइट एन एल्गोरिथम विच विल बी एबल टू डिटेक्ट नंबर ऑफ पॉसिबल क्लस्टर्स, ठीक है। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि के डिसाइड करेंगे, हमने के डिसाइड कर लिए, कहाँ से डिसाइड करें, यहाँ से डिसाइड करें, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। अब हमको दो सेंट्रॉइड प्रिडिक्ट करना है, कोई भी मान लो कि दो सेंट्रॉइड कहीं भी है, तो एक मान लेते हैं हम, यह है, और एक ब्लू वाला मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। एक हम मान लेते हैं ये वाला सेंट्रॉइड है, और एक हम मान लेते हैं नहीं, मैं तो यही मानूंगा, एक मान लेते हैं ये वाला सेंट्रॉइड, ठीक है। तो अब मानते हैं हम कि दो सेंट्रॉइड है और दो क्लस्टर बना रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं जूम करता हूँ, अब देखो, सबसे पहले हम सारे पॉइंट से ये ग्रीन वाले, अभी हम ग्रीन वाले का देख रहे हैं, इसकी डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पहला सेंट्रॉइड है C1, नाम भी दे देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो, और ये है C2, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसके सारी डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे सारे पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे, फिर 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 इसका फाइंड, सबका ऐसे ऐसे करके फाइंड करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे, फाइंड करेंगे सब सब डेटा पॉइंट्स की इसके रिस्पेक्ट में, ऐसे 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 पूरा फाइंड कर लिए, और फिर इसके लिए भी सेम ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली बताते हैं, ठीक है। तो मान लो C1, और हम जब डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए? यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला तो मुझे लगता है आप सबको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये डेराइव कैसे हुआ होगा, ये भी मुझे नहीं लगता कि आप लोग को थोड़ा इसको अवेयर कर, मेरे को आपको बताने की ज़रूरत है बार बार कि ये कैसे हुआ होगा। नॉर्मली हम ले रहे हैं ये क्या कहते हैं, ऐसे करके, और हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस ऐसे फाइंड करते हैं, है ना। तो आई थिंक कि आपको पता होगा ये पहले से। और हाँ, तो पॉइंट x1 y1, मान लो एक पॉइंट है x1 y1। अब x1 y1 पॉइंट है उस, दैट इज p, p नाम है उस पॉइंट का, ठीक है। p नाम मैं सिंपलिसिटी के लिए ले रहा हूँ, छोटा वाला p।
अब मानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ आवर C1 फ्रॉम P, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ C1 फ्रॉम P इज लेस देन डिस्टेंस C2 फ्रॉम P। मतलब कि C1 की सेंट्रॉइड 1 की डिस्टेंस P पॉइंट से छोटी है। तो जो पहला क्लस्टर है C1 का क्लस्टर है उसमें P आ जाएगा, दैट इज P विल बी इन C1 क्लस्टर। C1 क्लस्टर मतलब जो पॉइंट है C1 वाला उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एक सेट बनाते हैं जो C1 क्लस्टर का होगा, तो उसमें P आ गया। हाँ, हम एक और पॉइंट लेते हैं, अ पॉइंट x2 y2 डेट इज Q। अब इसको हम एकदम, आप समझ गए होगे गेम यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ C1 फ्रॉम Q, oh sorry my bad, is sorry greater than distance C2 from Q। अब C1 और Q की डिस्टेंस कम है, तो सिंपल सी बात है कि सेट ऑफ C2 में आ जाएगा Q, है ना। ऐसे करते करते जितने भी पॉइंट्स हैं thus every point will be belongs to C1 if x1 plus k y1 plus m। तो ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है जो हम देख पा रहे हैं अभी। मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि अगर एक पॉइंट है जो कि C1 सेंट्रॉइड से करीब है रेदर देन P वाले से, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो C1 में आएगा। और अगर उल्टा है तो हम कंसीडर करेंगे कि वो P में तो वो P में आएगा, मतलब C2 में आएगा। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट्स इस वाले के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस में है, हम उसको C1 में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1, ये पहला स्टेप था, ये जो था पूरा ये हमारी क्लस्टरिंग का पहला स्टेप था, ठीक है। ये मैथमेटिकल देख रहे हैं तो ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल इंट्यूटिवली समझोगे तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक सेंट्रॉइड है और ये वाला एक दूसरा सेंट्रॉइड है। मान लो ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट, सॉरी मैंने तो बना दिया अनबाइस। अगर ये वाला पॉइंट इसके करीब है, ज़्यादा करीब है, तो ये इसके क्लस्टर में आ जाएगा रेदर देन इसके, है ना। और ये वाला पॉइंट अगर मान लो इसके करीब है तो वो इसके क्लस्टर में आ जाएगा रेदर देन। अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप हम अब इन दोनों के बीच का सेंट्रॉइड निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट है, इसका जो भी कोऑर्डिनेट है, मान लो ये था x1 y1, ये था x2 y2, ये वाला था x3 y3, ये था x4 y4 मान लेते हैं। तो हाँ, ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम एक सेंट्रॉइड निकालेंगे जो कि इसका बीच का होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो अब ये C1 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये C2 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम सेम चीज़ करेंगे, फिर हम देखेंगे करीब वाला, मतलब करीब क्या है, हम इस सारे पॉइंट में सबसे करीब कौन सा है। फिर हम देख रहे हैं y2 ही है और इसमें भी x ही है ना। ऐसे जब तक करते रहेंगे जब तक सेंट्रॉइड चेंज होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रॉइड्स ना कम हो जाए। अभी देखो C1 यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। अब पहली इटरेशन में आ गया, दूसरी इटरेशन में देखो C1 यहीं रह जाएगा तो नहीं आएगा,
तीसरी में भी नहीं आएगा, चौथी में भी नहीं आएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि अब क्लस्टर हो चुका है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको ह्यूरिस्टिक वे में कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बना दूँ, तो मैं वीडियो को पॉज करके फट से टेबल बना देता हूँ, टेबल डायग्राम, फिर आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैंने ये देखो छोटा सा टॉय एग्जांपल लिया हूँ टेबल बना के। मान लो हमारे पास 5 ही पॉइंट्स हैं, जो आपका ये जो इतना बड़ा हमने बनाया है, ये प्लेसमेंट वाला एग्जांपल लिए हैं। इसमें मान लो 5 ही पॉइंट है, मतलब 5 ही बच्चों का डेटा है हमारे पास, और वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। मान लो बस, इसमें सेंस मत ढूंढना। ये IQ है और ये आपका क्या लिखा था मैंने, CGPA है, ठीक है। ये सारा CGPA चल रहा है और ये सारा IQ चल रहा है। टॉय एग्जांपल है, बस समझ लो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कैलकुलेशन बार बार ज़्यादा करूँ, क्योंकि हमें एक्सपेंशन का होल स्क्वायर फिर उसका रूट निकालना है। तो अभी रूट में प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लेके चलेंगे। तो ठीक, तो अब तुम लोग ये देखो कि अब देखो 2 क्लस्टर हैं। मैंने ये तुक्का मार के आपको कोई भी, आपको के जो है 2 की चुन लिया, आपको रैंडमली कोई भी क्लस्टर चुन लेना है। स्टार्टिंग हम रैंडमनेस से करते हैं, फिर हम धीरे धीरे ले जाते हैं उस चीज़ को सर्टेनिटी में, ठीक है। कैसे ले जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 7, 9 और 8, 9 दो हमने सेंट्रॉइड मान लिए हैं, C1 C2 के, ठीक है। अभी क्लस्टर के 2 सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन सेंट्रॉइड से सारे पॉइंट्स का जो मैंने बोला था डिस्टेंस निकालना है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर से फटफट कैलकुलेट कर लिया, और अब हमें देखने को मिलता है कि सेंटर 1 से 1,2 वाले पॉइंट की डिस्टेंस है 9.2 और 9.8 C2 से, मतलब सेंट्रॉइड 2 से। तो सबसे कम हम कंसिडर, मैंने बोला सबसे कम कंसिडर करेंगे, तो 9.2, ये 0, ये 7.8, ये 7.0, ये 0, ठीक है। तो ये हो गया नया उसका डिस्टेंस। अब हम इसमें देखेंगे सेंट्रॉइड, तो अब हम देखेंगे कि हमने सबसे छोटा वाला डिस्टेंस लिए और उस हिसाब से हमने क्लस्टर एलोकेट कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार से किए, और सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। हाँ, अब आप देखो, ये है एक क्लस्टर, ये है एक क्लस्टर, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पे, अब आपको फिर से सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8, 9 का तो कोई हो ही नहीं सकता, वो का वही रहेगा। हाँ, तो लेकिन हमको C1 के लिए करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 + 7 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4, ऐसे तो मीन्स निकालते हैं ना। तो हम उनका मीन निकाल लेंगे, मीन वैल्यू 2 + 9 + 4 + 4, माने कि सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। आपने ये पढ़े होंगे 3D में 12th क्लास में। हाँ, तो क्या निकलेगा, 7 8 9 11/4, जो कि होता है 4 3 12, तो 2.7 समथिंग, और ये 11 8 19/4 कितना होता है, 4.10। 4.7। तो अब हमारे पास, अरे सॉरी, अब हमारे पास एक नया सेंट्रॉइड आ गया 2.7 और 4.7। अब हम इन ये जो हमने बनाए हैं, अब इसको पूरा इरेज कर देंगे। अब ये हो गया ओल्ड, अब न्यू निकालेंगे। तो 8 9 तो C2 ऑलरेडी रहेगा ही, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही अलॉटमेंट था और C2 में कुछ अलॉट नहीं हुआ। और नया क्लस्टर C1 के लिए आ गया 2.7 और 4.7। अब हम इसके रिस्पेक्ट में ये सारा निकालेंगे और फिर इसको इटरेटिवली करेंगे। तो मैं एक बार करके बताता हूँ आपको। तो इस प्रकार से क्लस्टर आए हैं, C1 C2 C1 C1 C2। तो अब हमें इस प्रकार से क्लस्टर मिले। अब हमें रिकैलकुलेट करेंगे सेंट्रॉइड, जब तक हमारे को हमारा ओल्ड क्लस्टर और न्यू क्लस्टर वाला जो कॉलम है वो सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम तब तक रिकैलकुलेट करते रहेंगे सेंट्रॉइड को, और मैंने आपको सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना सिखा दिया कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब फिर से रिकैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो मुझे लगता है ये ग्राफ्स अब हटाने की ज़रूरत है।
तो नया सेंट्रोइड आया 1.3 और 3.3, और यहाँ पे आया 7.5 एंड 9। ठीक है, मैं यही वाले टेबल में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने फिर से कैलकुलेट कर लिया सेंट्रोइड को, और अब हम फिर से सेम प्रोसेस करेंगे अनटिल एंड अनलेस ये न्यू सेंट्रोइड और ओल्ड सेंट्रोइड सेम ना हो जाए, सेम ना दिखे, मतलब चेंज होना बंद ना करते तब तक हम कैलकुलेट ही करते रहेंगे। तो पहले वाले का C1 आया, सॉरी, पहले वाले का C1, देन C2, देन C1, देन C1, देन C2। ओ, आ गया सही। अब देखो रेट ऑफ चेंज 0 हो गया क्योंकि सारे सेम हो गए। इसका मतलब अब जो क्लस्टरिंग हुई है, अब जो सारे पॉइंट्स अपने क्लस्टर में आए हैं वो सेम है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार C1 और C2 में कौन से पॉइंट और कैसे कैसे आए हैं। तो क्या आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये मैंने अभी प्लॉट किया। तो कुछ इस प्रकार का हमारा क्लस्टरिंग आया है, जहाँ पे जो सारे एक्स आपको दिख रहे हैं जो कि बड़े बॉर्डर वाले नहीं हैं, वो सारे क्लस्टर हैं, और जो बड़े वाला मोटा दिख रहा है वो उसके सेंट्रोइड्स हैं जो फाइनल आए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन गई क्लस्टरिंग, और ये सही भी आया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन गया होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो एग्जांपल हमने जो अभी मजाक मजाक में लिए थे वो ये है। ठीक है, तो अभी हमने हमारी नोटबुक में ही क्लस्टरिंग सॉल्व की है, जो कि हम बाद में नमपाई से करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से के मीन्स क्लस्टरिंग था। अब इसको बताने के लिए मैंने इतना टाइम क्यों लिया, मेन बात ये है क्योंकि इसके बाद जो भी एल्गोरिथम्स होंगी वो सारी यूक्लिडियन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही होगी। मैक्सिमम हम लोग जो करेंगे वो डिस्टेंस के साथ ही खेलेंगे, कि जो नॉर्मली जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होती है हम उसी को एज अ पैटर्न मान के सबसे कम डिस्टेंस सबसे कम डिस्टेंस से क्लस्टरिंग करेंगे, लेकिन एक अलग अलग तरीक़ों से करेंगे। किसी में डेंसिटी रखेंगे उसको मेन चीज़ में, किसी में हम डेंसिटी इसलिए रखेंगे क्योंकि आउटलायर को हमको डिटेक्ट करना है, उनको हटाना है। बाकी उसका सोल होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस। इनका सबसे अच्छा एडवांटेज होता है ये सारी क्लस्टरिंग का, कि इसको आप कितने भी हाई डायमेंशंस में ले जा सकते हैं, ये फेल नहीं होंगी, है ना, क्योंकि आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस जो फाइंड करना है, आपका कैलकुलेशन बस बढ़ेगा लेकिन ये फेल नहीं होगी। तो ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इसका। लेकिन टीडियस टास्क के मीन्स में ये है कि ये जैसे अगर मान लो एक के अंदर एक वाले क्लस्टर है, ऐसे क्लस्टर हैं जिसके अगर क्लस्टर ए के अंदर बी है, तो ऐसे को ये सॉल्व नहीं कर पाता के मीन्स क्लस्टर। उसके लिए क्या होता है फिर हम आगे देखेंगे क्या होता है, राइट। बाकी ये तो नहीं कर पाता है, इतना हमें पता है। तो हम उसके लिए फिर हायरार्किकल क्लस्टरिंग करते हैं। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग का। तो यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन टू हायरार्किकल क्लस्टरिंग। रुकिए 2 मिनट, ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 टाइप की क्लस्टरिंग होती है वैसे तो, और ये क्या करती है कि ये सारे क्लस्टर्स को, जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं, वो उसमें हायरार्की देखने की कोशिश करती है। किस प्रकार से कोशिश करती है मैं बताऊंगा। 2 तरीके से करती है, कैसे, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। उसी को बोलते हैं एग्लोमोटिव क्लस्टरिंग और डिविजिव क्लस्टरिंग। ठीक है, एग्लोमोटिव में क्या करते हैं, हम सारे डेटा पॉइंट्स को एक क्लस्टर मान लेते हैं और सबको एग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। ये वाली क्लस्टरिंग सबसे फेमस है। डिविजिव वाली उतनी फेमस नहीं है, लेकिन तब भी हम पढ़ते हैं। और डिविजिव वाली क्या है, इसका उल्टा, ठीक उल्टा। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, हम एक क्लस्टर मानते हैं फिर उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, वो डिविजिव। तो एग्लोमोटिव जैसा कि नाम बता रहा है, हम लिखते हैं एक बार। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। ठीक है, अब आपके पास मान लो यहाँ पे 6 डेटा पॉइंट्स हैं। आप 6 डेटा पॉइंट्स में सबसे पहले क्या करोगे, सबकी डिस्टेंस फाइंड करोगे एक दूसरे से, और फिर उसके बाद देखोगे कि सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, डिस्टेंस ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस मैट्रिक्स बनेगा। कि कैसे वाला मैट्रिक्स, कि 6x6 का डिस्टेंस मैट्रिक्स बनेगा ऐसे, 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3, ए से ए का, ए से बी का, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, मैं मैथमेटिकली बहुत कम आपको इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका मेन सोल मोटिव बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जब कोड करेंगे तो मैथमेटिकली वहाँ पे भी आना है। ठीक है, नमपाई। तो हम्म, तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे मान लो, ठीक है, ए और सी पास पास है, तो हम क्या करेंगे, ए और सी को क्लस्टर बना देंगे और ये इंफॉर्मेशन दूसरी जगह में रखेंगे कि ए सी ऐसे, इन दोनों ने क्लस्टर बना दी तो हम ऐसे रखेंगे बना के पॉइंट, और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे। मान लो डी और ई साथ में, चलो तो डी और ई साथ में। मान लो ए और सी और डी और ई भी साथ में, तो अब ये ऐसे बन जाएगा। अब मान लो कि बी और ये पूरा जो इतना बड़ा क्लस्टर आया और बी ये साथ में मतलब छोटे हैं, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस छोटा है, तो बी और ऐसा बन जाएगा। फिर एफ और बी का डिस्टेंस छोटा है, तो हम बी और एफ के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, ऐसे करके हम एक क्लस्टर बनाएंगे पूरा। समझ गए? और जो ये हमने अभी बनाए, ये जो क्लस्टरिंग करते समय ये जो ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाए, इसको कहते हैं डेंडोग्राम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लस्टरिंग होती है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा क्लस्टर किसको कंटेन कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल कि इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग हैं जो कि शाहरुख खान को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो शाहरुख खान को फॉलोअर को फॉलो करने वाले लोग हैं, मान लो थीटा, और इंडिया में जो लोग रहते हैं वो है गामा। तो गामा क्लस्टर के अंदर होगा ना थीटा, हो सकता है बाहर भी हो लेकिन अंदर भी तो होगा ना, तो ऐसे करके बात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्लस्टरिंग होती है। हमने क्लस्टरिंग में सोचे कि ऐसे क्लस्टर्स को हम कैसे फिर करें कि जो उसके अंदर भी हो, मतलब क्लस्टर के अंदर भी क्लस्टरिंग दिख पाए। तो इस यहाँ से आती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। और हायरार्किकल क्लस्टरिंग तो मैंने बता दिया। डिविजिव इसका उल्टा होती है। अभी हमने क्या करें, एक एक सारे जितने 6 क्लस्टर थे हमने उन सबको क्लस्टर माने और सबको एक बनाए। अब यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, हम सारों को, अब डिविजिव बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सॉरी, क्या भूल गया, हाँ, ये डेंडोग्राम हटा देता हूँ, उसमें भी डेंडोग्राम बनेगा, उसमें उल्टा डेंडोग्राम बनेगा। ठीक है, तो हम इसको पूरे को एक क्लस्टर मानेंगे। अब उसके बाद देखेंगे सबसे छोटी डिस्टेंस, मान लो ए और सी की छोटी है इस बार, तो इसको अलग मान लेंगे, फिर ए सी निकला। फिर मान लेंगे कि डी ए और सी से छोटे हैं, तो ऐसा कर लेंगे। अब आप देख रहे हो, जब मैंने ऐसे बनाया था वो मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो आपको फिर से अभी पूरा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको फिर से बता दिया हूँ, अभी बता दिया हूँ ये वाला। तो ऐसे करके फिर ये उल्टा बनेगा पूरा। तो ये होती है डिविजिव क्लस्टरिंग। ठीक है, नॉर्मली इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, हम एग्लोमोटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि डी बी स्कैन। ठीक है, हाँ, सॉरी, तो मैंने ना आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गया कि मैंने आपको बोला था कि मैं के मीन्स के लास्ट में बताऊंगा कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे फाइंड करेंगे उसमें, है ना, के मीन्स में कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पुराना, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था सिग्मॉइड फंक्शन वाला से, इसमें था, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले में था, याद है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्बो मेथड। तो मैं लिख देता हूँ, अरे यार, वी फाइंड के और नंबर ऑफ clusters in K means using elbow method। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ क्लोज्ड, तो सॉरी क्लोज नहीं, clustered sum of square error, CSSE।
वर्सेस के नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो अगर आपके पास मान लो तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पूरे डेटा पॉइंट, मान लो 6 डेटा पॉइंट है तो हम उसको k इक्वल टू 1 मानते हैं, ठीक है। मान लो 6 पॉइंट्स तो k इक्वल टू 1, और फिर हम उसको आधा आधा करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं वो हम क्लोज सम ऑफ स्क्वायर एरर से फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम एक्चुअली इसको, जो मैंने बोला एस वाला, इसको हम विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर भी बोल सकते हैं या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे ये वाला क्लस्टर है तो हम एक मान के इसको क्या करेंगे, यहाँ से सबकी डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कर्व नहीं होनी चाहिए भाई, ऐसी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। जित सारी निकाल ली, कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। D1 प्लस D2 प्लस से लेके D6 तक निकलेगी, सबको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। मान लो ये आया अब, ठीक है। अब उसके बाद सेम चीज़ करेंगे हम दो क्लस्टर बना के। मान लो वो दो क्लस्टर कुछ इस प्रकार बना कि ये एक बना, ये एक बना। अब दोनों का हम निकालेंगे, तो D1 से D2 से D3 फिर D4 प्लस D5 प्लस D6, ये ठीक है। फिर इसको भी प्लस कर देंगे तो यहाँ बनेगा ये, ठीक है। अब आप देखो ये नीचे जा रहा है पॉइंट ऐसे करके, क्या ये ऐसे जाएगा? तो अभी हमारे पास डेटा बहुत इनसफिशिएंट था, टॉय एग्जांपल था। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो, क्लस्टर्स हो, तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि जैसे मान लो अगर हमारे पास 4 5, अगर हमारे पास 4 क्लस्टर्स का डेटा सेट होता, ठीक है, तो क्या होता, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार होता। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो WCSS विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस या फिर एरर, ये यहाँ पे रिग्रेसिवली कम हो रहा है। और ये वाला जो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, यहाँ से फिर वो कम होना बंद कर दिया, यहाँ से फिर वो कम होना बंद कर दिया, और वो एक सेम पेस में हो गया, या फिर बहुत धीरे धीरे घटने लगा, बहुत धीरे रेट में घटने लगा, रेदर देन इतनी तेज़ी से घटना। समझ रहे हो? तो फिर हम यहाँ मानेंगे कि ये हमारा अप्रोक्सीमेटेड क्लस्टर है, मतलब हमारे क्लस्टर नंबर ऑफ क्लस्टर 4 है। अभी हमारे में यहाँ पे आकर रुक गया था, आई एम प्रिटी श्योर वो फिर ऐसे बनता और फिर वो यहीं पे आकर रुक जाता। समझ रहे? तो इसको हम बोलते हैं एक तरीका के मींस क्लस्टरिंग में एल्बो मेथड। आप देख रहे हो ये एल्बो टाइप है आपके हाथ की, तो इसलिए हम इसको एल्बो मेथड बोलते हैं, यही इसलिए एल्बो मेथड है, ठीक है। तो ये था एक तरीका क्लस्टर्स फाइंड करने का, मैं एकदम भूल गया था, मुझे माफ़ करना के मींस में। अब हम पढ़ते हैं DB स्कैन, ठीक है। अब हमारे मेन टॉपिक में हम आ जाते हैं। तो एप्सिलॉन, तो सबसे पहले ये सब बताने से पहले इसको मैं आपको बताता हूँ DB स्कैन है क्या। DB स्कैन क्लस्टरिंग करता है डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। वो देखता है पूरे पॉइंट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, फिर सबसे ज़्यादा डेंसिटी जहाँ पे होती है वो उस जगह को क्लस्टर मान लेता है, ठीक है। और जहाँ पे डेंसिटी नहीं है वो उसको आउटलायर मान लेता है, या फिर उसको क्लस्टर्स या फिर क्लस्टर्स की प्रणाली में कंसिडर नहीं करता है, जो कि फिर हम उसको आउटलायर बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसमें आता है उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए क्या क्लस्टर है क्या नहीं है, इसमें आता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? इसको आप तो एक तरीके से रेडियस कह सकते हैं वो डेंसिटी का, वो जो डेंसिटी हुई, जैसे कि ये मान लीजिए इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे हम क्लस्टर। तो ये जो है ये एप्सिलॉन है, ये जो सेंटर से उसके सरकमफेरेंस या फिर उसका जो एंड वाला पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस, ठीक है। और वो हम मैक्सिमम लेते हैं, सबसे मैक्सिमम वाला कंसीडर करेंगे ताकि पूरे पॉइंट्स आ पाएँ। आप लॉजिक समझ रहे हो ना? हाँ। और ये दिखाता है कि ये जो सेंटर है उसके जो पड़ोसी हैं उसका साइज़ कितना है, नाइबरहुड का साइज़, ठीक है। मिन पॉइंट्स क्या होता है? मिन पॉइंट्स ये लिखा हुआ है मैंने, ये मिन पॉइंट्स ये होता है कि मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए उस सेंटर के अराउंड में कि हम उसको क्लस्टर कंसिडर करें। मान लो मिन पॉइंट है 3000, तो अगर 2999 हुआ
तो उसको हम क्लस्टर कंसिडर नहीं करेंगे, चाहे फिर वो कैसा भी हो, ठीक है। नाइबरहुड 3000 होना चाहिए। नॉर्मली हम 3 या 4 रखते हैं मिन पॉइंट्स, कि अगर उतना हो तो फिर हम उसको क्लस्टर कंसिडर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं रखते हैं, ठीक है। कोर पॉइंट वो होते हैं जिनमें के मिन पॉइंट सबसे कम होते हैं, ठीक है। उसके एप्सिलॉन नाइबरहुड के अंदर सबसे मिन पॉइंट्स, सबसे कम लीस्ट मिन पॉइंट्स होते हैं, उसको हम कोर पॉइंट्स कहते हैं। और वो ही वैलिड सेंटर होता है क्लस्टर का जो वैलिड सेंटर रीजन है, जहाँ पे सेंटर पाया जाएगा, वो होता है। अब ये देखो, ये ये परफेक्टली सर्कल तो नहीं है ना, लेकिन इसके पास कर्वेचर है, इसके पास खुद का सरकमफेरेंस है, लेकिन वो पाई से प्रपोर्शनल तो नहीं है, तो वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, है ना कहीं उस प्रोबेबिलिस्टिक होगा उसका सेंटर, जहाँ पे नॉर्मली अगर वहाँ पे हम सर्कल बनाते पाई वाला, तो जहाँ उसका सेंटर होता उसके अराउंड कहीं होता, है ना, वही। तो हम ये सारी चीज़ों को एप्सिलॉन कोर पॉइंट्स इससे बोलते हैं। जब सर्कल में सेंटर बोलते हैं, यहाँ पे उसको कोर पॉइंट बोलेंगे, वहाँ पे रेडियस बोलते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन बोलेंगे, समझ रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब जो कंसिडर नहीं हो पाए पॉइंट्स, मतलब क्लस्टर के अंदर, उसको नॉइज कहते हैं। मतलब जिनके मिन पॉइंट्स एलिजिबल नहीं थे, मिन पॉइंट्स से कम थे उसके नाइबरहुड में पॉइंट्स, तो जैसे ये वाले आप देख पा रहे हो, ये वाले, इनको हम बोलेंगे नॉइज पॉइंट या फिर आउटलायर। अब डेंसिटी रीचेबल के बारे में बात करते हैं। हाँ, डेंसिटी रीचेबल ये होता है, मान लो ये वाला जो सर्कल बना है, अब ये वाली डेंसिटी ये वाले क्लस्टर से रीचेबल हो किसी प्रकार, अगर है तो हाँ डेंसिटी रीचेबल क्लस्टर से। जैसे ये मान लो, दे आर रीचेबल बाय जंपिंग अराउंड द पॉइंट्स। अगर नहीं होते तो फिर नहीं होता है डेंसिटी रीचेबल। जैसे कि अगर अभी मैं मान लूँ इसको हटा दूँ, तो अब ये डेंसिटी रीचेबल नहीं है, ठीक है। डेंसिटी रीचेबल इसको बोलते हैं, और इसको डेंसिटी कनेक्टेड भी बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई थर्ड पॉइंट है जिससे हम जंप करके पहुँच जाएँ, तो वो डेंसिटी कनेक्टेड है। अभी मैंने क्लस्टर लेवल में डेंसिटी कनेक्टेड बताया, लेकिन डेंसिटी रीचेबल जो है हम वो क्लस्टर के लेवल में देखते हैं, और डेंसिटी कनेक्टेड हम पॉइंट के लेवल में देखते हैं। चलो हम थोड़ा जूम करते हैं, अब देखते हैं। अगर मान लो ये दोनों पॉइंट A B C ये डेंसिटी कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये वाला तीसरा पॉइंट है जिससे हम जंप कर सकते हैं और तीसरे पॉइंट में पहुंच सकते हैं, तो ये डेंसिटी कनेक्टेड है, समझ रहे? तो इस प्रकार से डेंसिटी कनेक्टेड होता है। क्लस्टर फॉर्मेशन, क्लस्टर डीबी स्कैन में हम जब भी फॉर्म करते हैं तो वो एक रैंडम पॉइंट से चालू होता है, एक रैंडम पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे सारे डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स को, जो हमें हमने बात की डेंसिटी रीचेबल वाली बात, उसको ऐड करते हुए क्लस्टर फॉर्मेशन बनाता है, क्लस्टर बनाने की कोशिश करता है। और जो नॉइज़ वाला पार्ट है, जो हमने नॉइज़ वाली बात की थी, नॉइज़ पॉइंट, उसको इग्नोर करते करते, तो ये डीबी स्कैन का नॉर्मल वर्कफ्लो है जो कैसे चलता है, ठीक है। आपको इसमें जो के मीन्स में हम स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर, आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना नहीं पड़ेगा। तो डीबी स्कैन का प्रॉज है ये, ठीक है। और नॉइज़ डिटेक्ट करने में बेस्ट है। देखो अभी अपन ने ये कितना बड़ा 2 क्लस्टर फॉर्म किए, यहाँ पे ये नॉइज़ अपन ने डिटेक्ट किए, तो नॉइज़ डिटेक्ट करने के लिए बहुत बेटर है, ठीक है। और नॉन स्पेरिकल क्लस्टर्स में भी काम कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि क्लस्टर ऐसे स्पेरिकल हो, इनका कर्वेचर हो, राइट। अगर वो क्लस्टर ऐसे हो, मतलब ये इसके अंदर पूरा है और यहाँ पे इतना है, तो अब देखो इनकी डेंसिटी अलग है, ये वाले की, ये ऊपर वाले की डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, तो ऐसे में भी वो कर पाता है डेंसिटी डीबी स्कैन इसलिए बहुत बेस्ट है। इसके मतलब फॉल पॉइंट्स क्या हैं? इसके फॉल पॉइंट्स हैं कि जैसे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो स्ट्रगल करता है वहाँ पे, ठीक है। और ईपीएस और मिन पॉइंट्स में बहुत सेंसिटिव है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा है। और अगर आपको ईपीएस और मिन पॉइंट चुनना है तो आपको के डिस्टेंस ग्राफ बनाना पड़ेगा, के डिस्टेंस ग्राफ ये बनाना पड़ेगा अगर आपको ईपीएस और मिन पॉइंट्स चुनना है तो, ठीक है। ये जियोस्पेटियल क्लस्टरिंग जो है उसमें काम आता है, और एनोमली डिटेक्शन के लिए काम आता है। एनोमली डिटेक्शन अभी जैसे हमने आउटलायर डिटेक्ट किया, आउटलायर वो डिटेक्ट करने का काम आता है। और जियोस्पेटियल जो सैटेलाइट्स यूज़ करती है वो डीबी स्कैन नॉर्मली यूज़ करती है। और आपको इम्प्लीमेंट करना हो ये तो साइकिड लर्न्स में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, साइकिड लर्न से। और इसको मैं जब हमारी इम्प्लीमेंटेशन वाली वीडियो होगी उसमें बताऊँगा कैसे करते हैं, राइट। तो इतना ही था बस डीबी स्कैन। अब हम आगे चलते हैं।
गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के मदद से भी हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग वो ग्राफ थ्योरी का यूज़ करके क्लस्टर करती है, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों मैथमेटिकल मतलब स्टैटिस्टिकल के अंदर आती है, टर्म्स के अंदर आती है, स्टैटिस्टिकल टर्म, और ये R&D में बहुत हेल्प करती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक बिगिनर गाय हैं तो आपको ये जानना पड़े, लेकिन अगर आपको जानना हो, मैंने आपको टॉपिक लिख दिया, आप ChatGPT कर सकते हो, ठीक है। बाकी इतना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। अब हम आते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में क्या होता है कि हम इन्फॉर्मेशन को बचाते बचाते ये ध्यान में रख के कि इन्फॉर्मेशन लॉस कम से कम हो और डायमेंशंस को डेटा के रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डेटा सेट को जनरलाइज करने का तरीका है, और डेटा सेट से को जनरलाइज करते हुए उसमें पैटर्न देखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम ऐसे एल्गोरिथम्स बनाएं, ऐसे मॉडल को ट्रेन करें कि वो डायमेंशनली रिड्यूस करे और डेटा सेट को जनरलाइज करे, तो उससे उसको समझ में आएगा कि डेटा सेट क्या किस बारे में, समझ रहे। तो जैसे PCA है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के ऊपर काम करता है, लाइक उसका मोटिवेशन, सोल मोटिवेशन है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। TSNE भी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का एक एल्गोरिथम है जो फीचर्स, कम से कम फीचर्स हमको ला के देता है, और वो सारे फीचर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिससे हमको डेटा का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, ठीक है। और तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो हमने अभी बताया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन वाला, वो इस प्रकार से करता है कि जैसे आपके पास एक फ़ोटो है जो 3 डायमेंशन में है, तो PCA क्या करेगा, वो फीचर सिर्फ डिटेक्ट करेगा, सिलेक्ट करेगा जो कि उसको एक डायमेंशन कम या 2 डायमेंशन में, अगर आप उस पेपर में प्रिंट कर रहे हो तो वो फोटो का आपको मैक्सिमम डिटेल दिख सके, वो आपको ये डिटेल लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो PCA कुछ इस प्रकार से करता है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं, वेरिएंस होता है, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू होता है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एक न्यू एक्सिस होता है जिसमें आपका डेटा प्रोजेक्ट होने वाला है, और वेरिएंस होता है मतलब कि कितना ओरिजिनल डेटा स्प्रेड हुआ है आपका, जो कि स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है। आइगन वेक्टर होता है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या है, जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और आइगन वैल्यू होता है कि कितना वेरिएंस हर कंपोनेंट ने कैप्चर किया, जो कि अगेन मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बहुत नॉर्मल सा एक चीज़ है जो कि बहुत सारे फीचर आपके डेटा में तो वो कम करता है, जो कि डायमेंशनल रिडक्शन के अंदर रिडक्शन के अंतर्गत आता है। इसलिए आता है क्योंकि वो कम करके चीज़ों को समझता है, ओके, समझाता है आपको। आप उससे डेटा को विजुलाइज कर सकते हो, आप अपने डेटा का कितना स्टैंडर्डाइज है, कौन से कॉलम उसके बेसिस हैं, ये समझ सकते हो। और लगे हाथ में आपको TSNE भी समझाता हूँ, ठीक है। तो TSNE का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक नाइबरहुड एम्बेडिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी डायमेंशनलिटी रिडक्शन करता है, लेकिन ये विजुअलाइजेशन के बहुत काम आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक आपके पास एक बहुत बड़ी फील्ड है, वहाँ पे कुछ लोगों ने झुंड बना के बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ ग्रुप्स अपने आपसे काफ़ी दूर हैं, ठीक है। एक बाउंड्री में है तो एक एंट्रेंस में है उस फील्ड के। तो जब आप उसमें TSNE लगाओगे, मतलब उसको आप 2D या 3D में विजुलाइज करोगे, मतलब या मैं मान लो 2 डायमेंशन में विजुलाइज कर रहे हो, मतलब उसका टॉप व्यू बस देख रहे हो, तो वो क्या करता है, वो बहुत कोशिश करता है कि वो जो डिफरेंस है वो दोनों क्लस्टर्स का, कि एक क्लस्टर जो बहुत दूर है और एक क्लस्टर जो बहुत उससे बहुत दूर है, लाइक, और एक क्लस्टर के बहुत पास है, उसको कंसिस्टेंट रख सके, वो करने की बहुत कोशिश करता है। तो TSNE कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन में इसलिए बहुत मदद करता है। आप हाईली डायमेंशनल डेटास को, जो बड़े बड़े हाई डायमेंशन में डेटास हैं, फीचर बहुत सारे हैं जिसमें, आप उसको TSNE से कम कर सकते हो और 2D 3D में विजुलाइज करके समझ सकते हो, ठीक है। डिफरेंस PCA और TSNE में ये है कि PCA में अगर आपका आउटपुट आएगा तो वो फीचर आएंगे, TSNE में 2D या 3D कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। और ग्लोबल स्ट्रक्चर PCA रख सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन TSNE ग्लोबल स्ट्रक्चर नहीं रखता है। मेन यूज़ PCA का है कि डेटा का डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करना और उसकी रिडंडेंसी को हटाना, लेकिन आपका TSNE का है विजुलाइज करना रिड्यूस करके, ठीक है। तो ये दोनों क्या क्लस्टरिंग के लिए बेस्ट हैं, गुड हैं? तो नहीं, ये क्लस्टरिंग के लिए गुड नहीं है। दे आर नॉट गुड एल्गोरिथम्स टू क्लस्टर थिंग्स, ओके। इसलिए क्लस्टरिंग के अंदर नहीं आते। ऐसे नहीं, स्केलिंग में अच्छा नहीं है, वो बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन PCA स्केलिंग में और फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था TSNE के बाद,
TSA नहीं, मैंने अपने हिसाब से मुझे जितना लगा आप लोग को समझाने की कोशिश किया। यू मैप इतना ज़रूरी नहीं लग रहा। ऑटो इनकोडर्स बताता हूँ आपको क्या है। ऑटो इनकोडर क्या होता है? ऑटो इनकोडर ये काम करता है, मान लीजिए अभी आपको न्यूरल नेटवर्क अच्छे से पता नहीं होगा। जैसे आपके दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे एक एक यूनिट होती है, वो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रखती है वैसे ही, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है आपको नहीं पता। एक न्यूरॉन कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता, गिबरिश होगा, आपको समझ में नहीं आएगा वो। वैसे न्यूरल नेटवर्क में भी एक न्यूरॉन में क्या है आपको नहीं पता होगा, गिबरिश होगा, वो क्या नंबर होंगे, ठीक है। दो प्रकार के, वेट और बायस। तो अभी मान लेते हैं, जब मैं अभी आपको ऑटो इनकोडर समझा रहा हूँ तो आप ये समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब डीप लर्निंग में आएंगे तो हम न्यूरल नेटवर्क को बहुत डीपली देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ऑटो इनकोडर्स, ठीक है। तो मैंने ऑटो इनकोडर के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लिया, जो कि मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा मेरे को भी सहूलियत होगी, ठीक है। तो ऑटो इनकोडर क्या काम करते हैं कि सबसे पहले वो आपका डेटा लेंगे, वो उस डेटा को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो डेटा को फिर पूरा जैसा उसको ओरिजिनल फॉर्म में उसमें लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसा होता है मैं बताता हूँ। पहले इनपुट देते हैं, तो ये मान लो आपका डेटा है, ठीक है। वो गया आपके न्यूरल नेटवर्क में, उसने इसको कंप्रेस किया, मतलब उसको छोटा कर दिया। फिर उसके बाद फिर हम इसको डिकोडर में डालते हैं, और फिर उसके बाद आउटपुट निकालते हैं। क्यों कर रहे हैं हम इतना कुछ? क्या होता है इसमें कि आपके डेटा में जो भी फीचर है, मान लो आपके डेटा में n फीचर्स हैं, तो यहाँ पे जाके वो कम हो जाते हैं, यहाँ पे जाके वो n माइनस कुछ हो जाते हैं, फीचर्स हो जाते हैं। अब फिर से जो बचे हुए फीचर हैं उसको डिकोडर सिमुलेट करने की कोशिश करता है और आउटपुट n लाने की कोशिश करता है। तो उस बीच में जो उसने डेटा को लर्न किया, यहाँ पे जो उसने एफ को लर्न किया, फीचर्स वेक्टर को जिस प्रकार से लर्न किया, वो उसकी लर्निंग है, जिस प्रकार से वो लर्न किया। तो ये जो काम है, ये इमेज को डिनॉइस करने में, इमेज को कंप्रेस करने में बहुत काम आते हैं ये चीज़ें। जैसे फीचर एक्सट्रैक्ट करना है आपको, तो इसमें बहुत काम। आपके पास आप एक फाइल है, आपको उसके फीचर पता ही नहीं क्या होंगे, आप इसको ऑटो इनकोडर्स को दे दो, तो वो जब उसको कंप्रेस करके फिर डिकोड करेगा तो आपको फीचर वेक्टर मिल जाएंगे कि उसके बेस, उस डेटा का बेसिस क्या है, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हम उसको उसमें फीचर ढूंढ पाएंगे, उसमें हम डायमेंशन ढूंढ पाएंगे, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये उसका नॉर्मल लॉस फंक्शन क्या है कि अभी जो आउटपुट निकला वो आपके रियल CSV, आपका जो रियल डेटा है उससे कितना सिमिलर है, कितना कितना लॉस हुआ, मतलब कितना सिमिलर नहीं है, वो लॉस फंक्शन है उसका, ठीक है। लॉस फंक्शन की बात अपन ने पहले भी किए थे, तो आई डोंट थिंक सो फिर से बताने की ज़रूरत है। तो हम इसको कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन एरर, ठीक है। जो रिकंस्ट्रक्ट करते समय जो आने वाला एरर था वो लॉस फंक्शन है। और इसके साथ हम ये भी बात कर सकते हैं कि टाइप ऑफ ऑटो इनकोडर्स क्या क्या है। तो टाइप ऑफ ऑटो इनकोडर है बेसिक ऑटो इनकोडर, डीनॉइजिंग, स्पार्स, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर और कॉन्वोल्यूशन ऑटो इनकोडर, ठीक है। तो बेसिक वाला तो जो मैंने ऊपर वाला दिखाया, एक ऊपर नॉर्मल जो फ्लो है वो बस वो कंप्रेस और डीकम्प्रेस करता है। डी नॉइज वाला वो लर्न करता है कि नॉइस को कैसे रिमूव करें, ठीक है। और स्पार्स वाला फीचर सिलेक्शन के लिए काम आता है, और वो फोर्स करता है वैल्यू को ज़ीरो होने के लिए, मतलब कंप्रेस करते समय वैल्यूज़ को ज़ीरो करने की कोशिश करता है, फिर उस वो वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब लर्न करता है उसमें, ठीक है। वेरिएशनल ऑटो इनकोडर क्या करता है कि वो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर सिंथेटिक डेटा बनाने में बहुत काम आता है। वो क्या करता है, वो प्रोबेबिलिस्टिकली इनकोडिंग करता है सबकी, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जब हर चीज़ प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आ गया, तो हम नई डाटा को बनाने के लिए, जब नया डेटा सेट हम बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, हमारे लिए नहीं, डिकोडर के लिए ईजी हो जाएगा बनाना, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब हमारे पास स्कोप आ जाएगा ना यार। जब हम कुछ भी चीज़ को प्रोबेबिलिस्टिक करते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में ला लेते हैं, तो हमारे पास एक स्कोप आ जाता है कि अब अगर कोई चीज़ मान लो ऐसी चीज़ जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो अब वो 0 और 1 में प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल अराइव, डिसऑर्डर तो रहेगा जो है, लेकिन थोड़ी आ जाएगी वो लेवल में जो होनी
होनी चाहिए। और कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर इमेजेस के लिए, इमेज को डिनोइस करने का काम आता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस थी ऑटो इनकोडर की जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑटो इनकोडर भी हो गया। तो यहीं होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। 2 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग ख़त्म। और अब हम आते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग में। सेमी सुपरवाइज लर्निंग इतना बड़ा पार्ट नहीं है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोगों को, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम लेबल डेटा थोड़ा सा लेते हैं और बहुत सारे अनलेबल डेटा में ट्रेन करते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि आपको पता है लेबल डेटा जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इमेज को एनोट करना, डेटा को एनोट करना बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, बहुत टीडियस टास्क है। तो इसलिए हम थोड़ा सा लेबल डेटा लेते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम वो पूरे अनलेबल डेटा को उसके बेसिस में ट्रेन कर सकें। कैसे होता है ये? तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग के कुछ टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है वैसे तो, लेकिन मैं बेसिकली बेसिक टाइप्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर डीप लर्निंग में भी सेमी सुपरवाइज लर्निंग आता है, ठीक है। तो हम उसमें भी पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे फिक्स मैच पढ़ने का, सूडो लर्निंग, रेगुलराइजेशन टेक्निक, वो सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। रेगुलराइजेशन होता है एक उसमें, ये वाला नहीं जो हम पढ़ते हैं ओवरफिटिंग में, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक अलग होता है उसमें, ठीक है। हाँ, तो सेल्फ ट्रेनिंग क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सेल्फ ट्रेनिंग क्या होता है। सेल्फ ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, जो अभी मैंने बताया कि हम थोड़ा सा लेबल डेटा लेते हैं और उसको अनलेबल डेटा के साथ मर्ज करके ट्रेन करते हैं एक नेटवर्क को, जिससे वो लेबल करना सीखे, ठीक है। वो डेटा में लेबल्स लाना सीखे। हम ये कोशिश करते हैं कि डेटा में लेबल्स आ जाएं, उसके थ्रू जो लेबल वो है वो उसको पैटर्न निकाल के वो उस अनसुपरवाइज डेटा सेट में जिसमें लेबल नहीं है उसमें लेबल करेगा, तो वो सेल्फ लर्निंग है। को लर्निंग क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर देते हैं 2 या 3 मॉडल को, अलग अलग डेंसिटी के मॉडल, अलग अलग डेंसनेस के मॉडल को, और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को सिखाएंगे। तो हर मॉडल दूसरे मॉडल को अनलेबल डेटा लेबल करके सिखाता है, ठीक है, प्रिडिक्ट करता है। तो वो है को ट्रेनिंग। फिर ग्राफ बेस्ड मेथड में क्या होता है कि हम हमारा जो डेटा है पूरा, हम उसको एक ग्राफ स्ट्रक्चर में डाल देते हैं और कुछ ग्राफ के नोट्स में लेवल डेटा डाल देते हैं, और फिर हम ये प्रेज्यूम करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है लेवल वाली वो नेक्स्ट पूरा ग्राफ में ट्रांसफर्स होगी। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्त के ग्रुप में खड़े हो, मैंने एक आपके वन ऑफ द ग्रुप मेंबर को बोला, कोई इंस्ट्रक्शन दिया, और वो कैसा बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी बिहेव करो वैसे ही, मैं ये अज्यूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसको फोर्स करूंगा, या एक को नहीं करूंगा तो 2 को डालूंगा, या 3 को मेरे इंस्ट्रक्शन डालूंगा, राइट। फिर मैं देखूंगा कि आप लोग कैसे बिहेव कर रहे हो। इंस्ट्रक्शन का मतलब मैं उन तीनों को या वो उस ग्रुप मेंबर को बैठने के लिए बोलूंगा, फिर मैं देखूंगा कि आप लोग भी बैठ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे बैठने से मेरा मतलब था लेबल होने से, लेबल डेटा, ठीक है, ओके। जनरेटिव मॉडल्स में भी हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करते हैं, जैसे वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, गैन जनरेशनल एडवर्सरियल मॉडल, या फिर जनरेशन एडवर्सरियल न्यूरल नेटवर्क। ये सारे जो मॉडल्स हैं ये भी सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत ही आते हैं। ये क्या करते हैं एक्चुअल में, हमारे पास एक मॉडल होता है जिसको सब आता है, वो उस मॉडल को सिखाने की कोशिश करता है जिसको कुछ नहीं आता। तो एक तरीके से हम यहाँ पे लेबल डेटा ले रहे हैं और अनलेबल डेटा को लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हो। तो वही जनरेटिव मॉडल्स हम डीप लर्निंग में भी बहुत डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये था सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इसके एप्लीकेशन है कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना विद द हेल्प ऑफ सम लेबल डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर विजन से इमेज को लेबल करना। आपको उसने पहले से कुछ लेबल्स दिया है, आपने उसमें ट्रेन करके अब नेक्स्ट इमेजेस को लेबल कर रहे हो, जैसे कि आज हम योलो में करते हैं, CV2 में करते हैं, ठीक है। तो ये सारा था सेमी सुपरवाइज लर्निंग। और क्या कहते हैं, इसके डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं कि जो नॉइजी लेबल्स हैं, सूडो लेबल्स हैं, वो हार्म कर सकते हैं हमारी लर्निंग को, ठीक है। और कॉन्फिडेंस को चूज़ करना एक ट्रिकी पार्ट है। जब हम मिक्स मैच करेंगे, डीप लर्निंग पढ़ेंगे, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस को चूज़ करना बहुत ट्रिकी पार्ट होता है। और सूडो लर्निंग भी एक प्रकार होता है SSL का, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो डीप लर्निंग आएगा जब हम वहाँ पढ़ेंगे। तो वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस चूज़ करना बहुत ट्रिकी पार्ट होता है, ठीक है। और क्लास इम्बैलेंस में सेंसिटिव होता है, ये तो बहुत जाहिर सी बात है। बाकी इतना ही होता है, और कुछ इसमें मुझे इतने चैलेंजेस नज़र नहीं आए थे। अब हम पढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग सही में मशीन लर्निंग का बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, ओके। लेकिन जैसे डीप लर्निंग आया तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी एक बहुत अहम हिस्सा बन गया,
तो मैं चाह रहा हूँ कि डीप लर्निंग जब मैं पढ़ाऊँ आपको, तो मैं वहाँ पे सेमी सुपरवाइज लर्निंग बार बार नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको वो एसेंस आ जाएगा कि यार ये तो हाँ सेमी सुपरवाइज लर्निंग ही तो है, ऐसे करके। ठीक, तो हेलो गाइस, सुबह के 5:30 बजे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर कर लेते हैं अपन आगे की वीडियो रिकॉर्डिंग, देखते हैं कैसा रहेगा। ओके, तो मेरा आईपैड आप लोग को डिस्प्ले होने वाला है इन 3, 2 एंड 1। हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि इसमें हम एजेंट और एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जैसे आप अपने एक पेट को ट्रेन करवाते हो, या फिर एक इन्फेंट बेबी होता है जो ट्रेन होता है, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट से सीखता है, वैसे ही हम हमारे मॉडल को चाहते हैं कि वो बाहर के इन्वायरमेंट से, कहने का मतलब है कि डेटा सेट से सीखे, है ना। अब वो कैसे होता है, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है, वो सब मैंने ये 15 मिनट्स खर्च करके अपने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप उसको एक बार देखिए, है ना। तो मैं आपको जस्ट टेल यू वेरी क्विक। तो देखो, जो मैंने एजेंट बोला भी आपको, इन्वायरमेंट बोला, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एजेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सब अच्छे से बताता हूँ। बहुत इजी चीज़ है और बहुत इंट्यूटिव चीज़ है, मतलब कि आपको समझ में आएगा कि इसमें ख़ास बात क्या है। सबसे ज़्यादा ख़ास बात क्या है आपको इसमें समझ में आएगा कि डीप सीक ने भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कैसे यूज़ किया था रिवॉर्ड वाले फंक्शन बनाने के लिए। उनका जो अभी का जो लेटेस्ट LLM है DeepSeek V3 RL, उसको ट्रेन करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था, तो आपको वो समझ में आएगा इससे। लाइक अभी तो मैं आपको रिवॉर्ड फंक्शन नहीं समझा सकता उसका, और रिवॉर्ड फीडबैक लूप्स नहीं समझा सकता, RLSW नहीं समझा सकता, RLDS फ्रेमवर्क नहीं समझा सकता उनका, लेकिन आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ कि अगर कोई 2 महीने बाद भी अगर आपको ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें आपको RLDS हो, तो आपको वो एलियनेटिंग ना लगे, आपको समझ में आएंगे उसके वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, गुड, परफेक्ट। ठीक है, तो एजेंट एक लर्नर होता है, उसके पास ये सहूलियत होती है कि वो डिसीज़न बना सके, तो वो डिसीज़न मेकर होता है। ठीक है, डिसीज़न मेकर होता है। और जैसे आपके उसमें रोबोट है, तो वो रोबोट टाइप होता है। ठीक है, तो वो डिसीजन मेकर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट एक ऐसी प्रणाली है या फिर एक ऐसा नोमेनक्लेचर है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। जैसे डेटा सेट है, तो डेटा सेट में जब हमारा पॉइंट वेक्टर जाएगा, या फिर डेटा सेट में हम ट्रेन करेंगे हमारे मॉडल को प्रिडिक्ट करना कि वो डेटा सेट कैसे प्रिडिक्ट होता है, तो वो उसके लिए इन्वायरमेंट बन जा रहा है। ठीक है, तो जो एजेंट है हमारा, वो कैसे ऑपरेट करे, कहाँ पे ऑपरेट करे, वो इन्वायरमेंट में ऑपरेट करेगा। ठीक है, जैसे कोई रियल वर्ल्ड हो सकता है, कोई गेम का डेटा सेट हो सकता है, किसी भी चीज़ का, कैसा भी। ठीक है, तो ऐसा है। अब हम बात करते हैं स्टेट की, कि स्टेट क्या होता है। स्टेट वो करंट सिचुएशन होती है एजेंट की। ठीक है, जैसे किसी रोबोट की पोजीशन हो गई, जैसे मैं भी कैमरे के सामने खड़ा हूँ, तो मेरी स्टेट ये है, राइट। तो वैसा स्टेट, जैसे नॉर्मली इंग्लिश कल्चर में जो स्टेट है वही होता है। ठीक है, एक्शन क्या होता है कि एजेंट क्या काम कर रहा है, वो एक्शन होता है। ठीक है, रिवॉर्ड क्या होता है, ये रिवॉर्ड होता है वो फीडबैक सिग्नल जो उसको मिल रहा है, गुड है या बैड है या मीडियम है, वॉट एवर, तो उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। पॉलिसी क्या होता है, स्ट्रेटजी, जो मतलब कि वो क्या एक्शन लेगा, वो क्या रूल होगा, वो पॉलिसी होता है, उसको हम पाई से डिनोट करते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको कोई इक्वेशन में अगर RL की पाई दिखे तो आप समझ जाना कि वहाँ पे पॉलिसी की बात हो रही है। एपिसोड यानी होता है कि कितने रन हुए हैं, कितने स्टार्ट और फिनिश हुए हैं, वो एपिसोड है। ट्रजेक्ट्री क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेट एक्शन रिवॉर्ड, SAR, उसको हम ट्रजेक्ट्री कहते हैं। तो ये सारा बहुत बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया जो हमने पढ़े हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, और ये सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये मतलब जब आप RL एक फ्रेमवर्क है मान लो पूरा, तो उसमें लर्न करने की अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मैं आपको ये सब चीज़ें इतने से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सारे बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे मशीन लर्निंग में पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं हुआ तो जो मेरा एम था आपको पढ़ाने का, शायद वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो शायद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क चल रहा था, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस का, सब बताऊँगा अच्छे से। तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस है कि
ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताता है पॉलिसी की कि पॉलिसी के हिसाब से एजेंट को रिवॉर्ड जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा और फ्यूचर में किस प्रकार से मिलेगा। मतलब कि आपका जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पूरा फ्रेमवर्क है वो कैसा काम करेगा। तो एक तरीके से ये एक फ्रेमवर्क है, मार्कअप डिसीजन प्रोसेस एमडीपी। तो इसमें जो फ्रेमवर्क में जो टूल्स हैं वो ये है, मैं लिख भी देता हूँ, रुको। हाँ, तो ये सेट ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। ये एक्शन है, सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ एक्शन। ये प्रोबेबिलिटी का ट्रांजिशन है, ठीक है। ये रिवॉर्ड है और ये रिवॉर्ड है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट को हमेशा गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मेरा गैमा बनाने का तरीका थोड़ा अजीब है। नॉर्मली हमारे जो प्रोफेसर वो कुछ इस प्रकार बनाते थे, तो वॉट एवर सूट्स टू यू, ठीक है। हाँ, तो एक बार अगर आपको आसमान देखना है तो यू कैन सी इट्स रियली ब्यूटीफुल। ओके, टंकी नहीं दिखाना था, यू कैन सी द मून देयर। ओके, चलिए, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आरएल में, ठीक है, कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में टाइप कितने होते हैं। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। जब मैं पढ़ता था ये, तो लोग मुझे 2 टाइप बताते थे, फिर मेरे को एक्सपीरियंस से पता चला कि नहीं, 2 टाइप नहीं है, 4 भी नहीं है। तो आपको जैसा समझ में आए, आई टेल यू, ओके। तो 2 अप्रोच है, मॉडल बेस्ड अप्रोच और मॉडल फ्री अप्रोच। तो मॉडल बेस्ड अप्रोच मतलब कि हमने हमारे मॉडल को पहले से बता दिए हैं कि पॉलिसीज़ क्या क्या है, ठीक है, वो फ्री फॉल नहीं है। और मॉडल फ्री अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम बस उसको इन्वायरमेंट छोड़ देते हैं। वी जस्ट लीव अवर एजेंट टू लर्न द इन्वायरमेंट, टू लर्न द पॉलिसीज, ओके। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। तो 2 टाइप और हैं जो मैंने आपको बताया था, मतलब मेरे दिमाग में जो थोड़ा सा डाउट आया था कि वो है ऑन पॉलिसी और ऑफ पॉलिसी। ऑन पॉलिसी का मतलब कि क्या एजेंट को लर्न करना चाहिए उसके प्रीवियस स्टेप से, और ऑफ पॉलिसी का मतलब क्या ऑन पॉलिसी होती है कि वो लर्न करता है उस एक्शन से जो उसने लिया, और ऑफ पॉलिसी का मतलब होता है वो दूसरे एक्शन या पास्ट डेटा से भी लर्न करेगा। तो ये ऑफ पॉलिसी है, ठीक है। तो मॉडल बेस में, मतलब जिसमें हम मॉडल बेस का मतलब कि एजेंट ट्राई करता है लर्न करने का, उसके पास पॉलिसीज़ का इन्फॉर्मेशन पहले से है और एजेंट ट्राई करता है लर्न करने का अपने कोई उसका इन्वायरमेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मॉडल बेस है। मॉडल बेस में 3 प्रकार होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मोंटी कार्लो अप्रोच और टीडी, मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग और मोंटी कार्लो का मर्ज। हाँ, तो एक होता है टीडी, टेम्पोरल डिफरेंस, मोंटी कार्लो और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मर्ज, मतलब उन दोनों का मिलावट, उन दोनों को मिला के जब हम यूज़ करते थे मॉडल बेस अप्रोच में। मॉडल फ्री अप्रोच में क्यू लर्निंग होती है, ऑफ पॉलिसी, और सारसा अप्रोच होती है जो कि ऑन पॉलिसी होती है, ठीक है। ये सारी एल्गोरिथम्स हैं जो मैं हाईली डिटेल में नहीं जाना चाहता इनकी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो को इतना स्ट्रेंथ में लाना ज़रूरी है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, जिसमें ये सब चीज़ की मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा यार, क्योंकि इन सब का मैथमेटिकली अगर आप प्रूफ सही समझो, एक्जेमेटिकली समझो, तो शायद तक ज़्यादा मीनिंगफुल होता मुझे लगता है, रेदर देन इसको ऐसे समझना, क्योंकि ये सारा इम्प्लीमेंटेशनल लॉजिक है, इंजीनियरिंग लॉजिक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो अब जो मैंने बताया था स्टेट और एक्शन की बात किया था, सबसे ज़रूरी स्टेप होता है कि स्टेट और एक्शन को जज कैसे करें, उसको नापे कैसे। उसको नापने के लिए हमारे पास स्केल है, एक स्केल है, एक नहीं बहुत सारी स्केल है। जैसे वैल्यू फंक्शन है, जैसे एक्शन वैल्यू फंक्शन है, क्यू ऐसे बोलते हैं। इसको अगर आप देखोगे तो इसको क्यू ऐसे को क्वालिटी फंक्शन भी बोलते हैं, कि जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसकी क्वालिटी, कि वो मॉडल को रिवॉर्ड रेट की क्वालिटी क्या है उसकी, ठीक है। अगर उसको एक ही बार रिवॉर्ड मिला, 1000 बार रिवॉर्ड नहीं मिला तो क्वालिटी ख़राब है। अगर उसको कंटिन्यूसली रिवॉर्ड मिल रहा है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, समझ रहे हो। बेलमान इक्वेशन क्या है? बेलमान इक्वेशन, तो बेलमान इक्वेशन जो है वो एक बहुत बड़ी बैकबोन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, मॉडल बेस अप्रोच में जज करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप कैलकुलेट करके देता है कि आपका बेस्ट स्टेट, मतलब आपका जब नेक्स्ट एक्शन होगा, जो नेक्स्ट स्टेट में आप जाओगे एक्शन लेके, तो वो कितना बेस्ट होगा, प्लस आपका अभी का।
तो उन दोनों का समीशन होता है बेलमान इक्वेशन से, ठीक है। तो अभी मैं सब आपको थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ। एक नई प्लेलिस्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग की आएगी जिसमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक सहित मैथमेटिकल इक्वेशन बताऊँगा, एंड दैट विल बी वेरी ग्रेट। अभी मेरे पास शायद टाइम की कमी है, मैं बिगिनर्स गाइड दे रहा हूँ, और शायद अभी हम तीसरी वीडियो में, और इसमें मैं आपको पूरा इक्वेशन बम्बार्ड करना चालू कर दूँ तो आप छोड़ दोगे ये फील्ड, ठीक है। तो इसलिए अपन धैर्य से सब कुछ आराम से करेंगे। हाँ, तो अभी हमने इतना पढ़े जो कि अपने लेवल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। हाँ, तो आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक बताता हूँ मैं हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, जो कि है एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन। ये क्या होता है, इसमें हमें पता चलता है कि हमें कितना एक्सप्लोर करना चाहिए वर्सेस हमें हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसको कितना फॉलो करना चाहिए। हमको ये दोनों चीज़ों को बैलेंस पे रखना चाहिए, वो सबसे बेटर होता है, ठीक है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट, और आपकी नेक्स्ट स्टेप कहीं ना कहीं उसमें गुम जाएगी, आप एक्सप्लोर ही करते रह जाओगे, तो वो एजेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है। तो बैलेंस इज़ द की देयर, ठीक है। तो ये एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन में बताया जाता है। पॉलिसी बेस्ड मेथड क्या होता है, तो यूजुअली हम एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं और उसमें हमारे पूरे स्टेट और एक्शन को मैप कर देते हैं, वही है और कुछ नहीं है। एक एक्टर क्रिटिक मेथड होता है जो कि बताता है AC, मतलब एक्टर क्रिटिक मेथड। तो एक्टर जो काम किया, क्रिटिक फिर उस चीज़ को जज करता है कि वो जो काम हुआ है वो कितना बेस्ट था, वो ये बताता है। तो ये भी सबसे बेस्ट है अपने हिसाब में, एक्टर क्रिटिक मेथड भी बहुत अच्छा है। हाँ, मॉडिफाई रिवार्ड, ये भी बहुत अच्छा एक तरीके से फ्रेम है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, हमारे एजेंट को अच्छे से लर्न करवाने का, कि हम हमारे रिवॉर्ड को शेप करते जाएं, हम उसको कंसिस्टेंट रिवॉर्ड ना दें, उसको शेप करते जाएं। लेकिन जितना ज़्यादा हम शेप करेंगे वो भी एक बहुत बड़ा फॉल्स पॉइंट है, हमारा एजेंट लर्न नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो रिवॉर्ड शेपिंग भी अच्छा है, ये जनरलाइजेशन को ख़राब कर देता है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी में रखो तो, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ होती है इन्वर्स RL, मतलब इन्वर्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि यहाँ पे मैंने RL की पावर -1 करके लिखा हूँ, जो कि बहुत ख़राब नोमेनक्लेचर है, सॉरी फॉर दैट। तो क्या होता है इसमें कि इसमें बेस्ट एक्शन लेने से बेहतर है ये सोचता है कि वो एक्सपर्ट को देख के रिवॉर्ड फंक्शन सिमुलेट करना सीखता है, कि जो एक्सपर्ट है, जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो अच्छा काम कर रहा है, वो उसके मिमिक करने की कोशिश करता है, उसको उससे देखता है कि मैं उसको देख के मेरा रिवॉर्ड फंक्शन कैसे बढ़ाऊँ। तो ये भी इन्वर्स RL भी बहुत अच्छा तरीका है करने का। तो मुझे लगता है आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि हमने हमारा जितना प्रॉमिस किया था टॉपिक वो पूरा कवर कर दिए हैं। आज सही में बहुत ज़्यादा हो गया है। अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पूरा थ्योरी ख़त्म कर दिए हमने, और साथ ही साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जिसमें हम आपको इंसेंबल लर्निंग समझाऊंगा मैं। इंसेंबल लर्निंग में इतना कुछ है नहीं, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन वाइज बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ये सारी लाइब्रेरीज़ का जो कि हम यूज़ करते हैं हमारी मशीन लर्निंग के कोहोर्ट में, और आपको थोड़ा सा सेटअप प्री रिक्विजिटीज़ बताऊँगा कि क्या क्या आपके मशीन में होना चाहिए बेसिक चीज़ें सीखने के लिए, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि डीप लर्निंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा एसेंस दूंगा, लेकिन उसमें डीप लर्निंग हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, वो बेसिक रहेगा, मोटिवेशन रहेगा डीप लर्निंग का, ठीक है। और बस मुझे लगता है हम पूर्ण विराम में रीच हो गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।